अब जम्मू की बात, जो इनडायरेक्ट हमें वेल प्लेस सोर्सेज, ये सब जो मैं बता रहा हूं थ्रू वेल कनेक्टेड सोर्सेज हैं, और कुछ के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, कुछ आपके एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है, कुछ दिल्ली वालों के पास है। जम्मू में इनडायरेक्ट मल्टीप्लेक्स एट सिद्धि रिद्धि इन कैनाल रोड जम्मू, 2 मकान अपार्ट तवी विहार सिदरा जम्मू, बेनामी प्रॉपर्टीज, 25 कनाल ऑफ लैंड एट सुंजवा जम्मू। न्यू लुक गांधीनगर, जो भी मकान बेचा गया शायद राकेश ज्वेलर्स को, राकेश ज्वेलर एक बड़ा नाम है वहां जम्मू में जो डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी बेचता है, उनको प्रॉपर्टी अपनी बेची। न्यू लुक गांधीनगर जम्मू, न्यू लुक के बिल्कुल सामने उनका मकान था। इन्वेस्टमेंट्स जम्मू की बात, सिटी स्क्वायर मॉल जम्मू, होटल रेडिसन ब्लू, चेन ऑफ होटल्स इन दिल्ली जयपुर थ्रू सुभाष गुप्ता अलियास सुभाष बलोरिया, जो एक लेबरर था, उसको खड़ा करके बिहाइंड द सीन देयर वर पुटिंग दिस इन्वेस्टमेंट। विजयपुर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 1000 कनाल बेनामी। अब कश्मीर की बात करते हैं। तुगा दाज सोगाम में, चाडूरा नियर एफसीआई राशन डिपो 20 से 22 कनाल जमीन, कच्चा वुडर नियर बादीपुर 1500 कनाल से 2000 कनाल जमीन नियर हाउस बिल्ट इन बादीपुर, नागम नियर नागम लेक 20 कनाल जमीन, वैकेंट लैंड इन अल फारूक कॉलोनी रावलपोरा, 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज इनडायरेक्टली बेनामी इन चाडूरा मेन मार्केट, बेनामी प्रॉपर्टी विद इन्वेस्टमेंट्स, जो मैंने पहले ही कहा रेडिसन ब्लू और होटल चेन जो उसके थ्रू, और फ्रंटमैन कौन, सुभाष गुप्ता, जो एक लेबरर था, मजदूर था, उसको खड़ा करके उसको बिजनेसमैन बनाया। और अपना जो अब पैसे की बात, ये तो इन्वेस्टमेंट की बात है, जो पैसा ब्लैक मनी था वो कतर और दुबई के थ्रू रूट कौन करता था, उसके बहुत करीबी साथी, उसके रिश्तेदार डॉक्टर सजाद उड़ी, जो शफी उड़ी के बेटे हैं, और शफी उड़ी जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे और एक वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। मेरा सिर्फ एक सवाल कि हिंदुस्तान ने पैसा भेजा अवाम के लिए, कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, यह पैसा कहां लगा आप बेहतर समझ सकते हैं। वही मेरा जो सवाल पहले भी था, देयर इज अ डीप रूटेड नेक्सस, डीप रूटेड पॉलिटिकल सेपरेटिज्म पाकिस्तान का नेक्सस, कि हिंदुस्तान को लुटाओ, अपने घर बनाओ और आम आवाम को खराब करो, ड्रग एडिक्शन, प्रोस्टिट्यूशन, व्हाट नॉट। तो इसका बाकी संज्ञान मैंने तो आपको ये प्रूफ दे दिए हैं जो जो मेरे पास है, बाकी जो बेनामी है वो भी लिस्ट आपको अभी मिल जाएगी। तो मेरा सिर्फ आपके थ्रू कि ये क्या ये पैसा दुबई किस लिए जाता था, क्या ये सिर्फ करप्शन का पैसा था, ये करप्शन के लिए था या घर बनाने के लिए, कहीं ये पैसा टेरर फंडिंग के लिए तो नहीं यूज किया गया। मैं फौरन रिक्वेस्ट करता हूं एलजी ऑफिस से, हमें पूरा यकीन है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि अब वो फौरन संज्ञान लेंगे। ये सिर्फ रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में रिकॉर्ड्स हैं, विजिलेंस के पास ये रिकॉर्ड है, आईबी के पास ये रिकॉर्ड है, और आज तक ये क्यों चुप रहे। मैं एक आम आदमी हूं, जब ये मेरे पास ये डाटा आ सकता है तो सरकार को मेरे से पहले आ चुका है। और इन बिटवीन कॉन्स्टेंटली मेरे जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन रिजवान रहीम डार साहब को ही डूब किया गया। ये सब नेटवर्क हमें पता लगा इनकी मदद से। मैं इनका शुक्रिया करता हूं दैट इन्होंने वॉलंटियर किया कि कैसे ये सियासत करते थे, हिंदुस्तान को लुटा के अपने घर, कहां कहां पैसा लगा ये तो हमको पता लगा। इन्वेस्टमेंट्स, पैसा, ब्लैक मनी, कहीं ये आतंकवाद के तो नहीं लगा, कहीं ये सेपरेटिस्ट को तो नहीं गया, कहीं ये पाकिस्तान का एक प्लान तो नहीं था। तो मेहरबानी करके इस पे इन्वेस्टमेंट, इसको फौरन इन्वेस्टिगेट करें, एसआईटी बनाएं। और ये भी याद अगर होगा, जब चाडूरा में, जब ये चारे शरीफ में रहीमदार ने पहला इलेक्शन लड़ा, उनको अगर वो ये कहे कि हम कोई रईस थे, उनके पास एक वो पातिच ना सा कौशल पातिच, वो तक बैठने के लिए नहीं था। ये बात मुझे ऐसे पता है, जब वहां चारे शरीफ में इलेक्शन था तो वहां का जो एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस का था उस वक्त, उसने इलेक्शन लड़ना नहीं माना। वो शायद पीर होगा या खुदा दोस्त होगा, उसने कहा नहीं अब मैं अपनी जिंदगी खुदा की राह में करूंगा। तो रहीम राथर को चुनने के लिए नजीर शेख जो इनके जनरल सेक्रेटरी थे उनको भेजा गया। और ये गाथा जो मुझे बताई उस वक्त, नजीर शेख ने कहा कि उसको बैठने के लिए मुझे द बेस्ट थिंग ही कुड ऑफर मी वाज अ पतिज, जो गासू पतिज होती है बैठने के लिए।
तो अगर कोई जमीन से ऊपर तक पहुंचा है, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ तेलंगाना में हॉस्पिटल चेन के लिए, तो फौरन ये देखा जाए कहीं ये पैसा आतंकवाद की तो नहीं लगा। ये क्या कारण थे कि इतना बड़ा पैसा कहां से आया? क्या ये सिर्फ हिंदुस्तान ने जो फंड यहां के लिए भेजा, कहीं उतना पैसा है, कहीं पाकिस्तान फंडेड तो नहीं, कहीं सेपरेटिस्ट फंडेड तो नहीं? तो इंस्टेंट इंक्वायरी हो आपके माध्यम के थ्रू। बस यही कहने में आज आपको आया हूं। सिंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चिट्ठा खोला है तो मैं एक एक करके आज एक सब्जेक्ट, आने वाले समय में एक और बड़े लीडर को हम आपके पास हम कागज देंगे, इनका चिट्ठा खोलेंगे। दोज हु हैव प्लेड विद द कश्मीरीज, मुसलमान हिंदू बोथ, सिख को लड़वाया, उनको मरवाया, उनको भगवाया, दे शुड बी टेकन टू टास्क। एंड दिस इज द हाई टाइम। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास, सबकी विकास की बात की, सबका साथ की बात की। आज आम कश्मीरी, एक हिंदू एक मुसलमान, उनसे दरखास्त करता है कि फौरन संज्ञान लेके ये जो टेररिस्ट मॉडल ये चला रहे थे, ये जो फंडिंग बाकी ब्लैक मनी चल रहा था, इस पे फौरन इन्वेस्टिगेशन करे एंड दे शुड बी जेल, ताकि एक आम कश्मीरी को लगे कि वाकई कश्मीर हिंदुस्तान बनेगा। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर हिंदुस्तान का पूरा अभिन्न बनेगा, लोगों के साथ से बनेगा, ये जबरन जबार से नहीं चलेगा। तो आप लोगों का मीडियम के थ्रू सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये अप्रोप्रिएट लेवल्स पे ये बात पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। देखिए, मैं बार बार इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि देयर इज अ डीप पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट और पाकिस्तान कनेक्शन है। ये जो एजेंट बैठे हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम में हो, चाहे वो सेपरेटिस्ट में हो, चाहे वो एजेंसीज का, दे आर इन ऑल रेस्पेक्ट बेनिफिटिंग पाकिस्तान। जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं वो बिल्कुल इनके खिलाफ हो गई हैं। आप देखिए कि इस कश्मीर का पतन एक प्लान तरीके से 83 से किया गया, जिसका रूप 1987 की रिगिंग और उसके बाद आतंकवाद, जो आज तक हमें नस्तो नाबूद कर रहा है और हमको बर्बाद कर रहा है। अब हम बंदूक को बंद करने की कोशिश करें तो यहाँ से हमारे नौजवानों को ड्रग्स में फंसा जा रहा है। सिंस नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार मैं उनको पर्दा करना चाहता था, लेकिन अब वो बार बार हमें छेड़ेंगे। अब उनने कल जो किया है उसका जवाब तो देना है, वो तो मैं कोर्ट में दूंगा। दैट इज अ लीगल प्रोसेस। और अच्छी बात है कि कोई भी एलिगेशन या कोई भी बात अगर हो, इट शुड पास थ्रू द टेस्ट। यहां सच्चाई थ्रू ट्रायल्स होती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी होती है। आज खैर मेरा टॉपिक है जो शेख फैमिली के बाद नंबर 2-3 पे आते हैं, उनका नाम है अब्दुल रहीम राठर साहब, जो फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में थे, जो कि उमर साहब के साथ भी फाइनेंस मिनिस्टर थे और फारूक अब्दुल्ला के टाइम तो कंटिन्यूसली ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर। कि वो कैसे हमारा लोगों का जो हिंदुस्तान पैसा भेजता था कश्मीरियों के लिए, उनकी बहबूदी के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उसको कैसे गबन करके, करप्शन करके, कैसे अपने घर बना के ब्लैक मनी, प्रॉपर्टीज, एसेट्स क्या क्या करते थे, वो आज उसका चट्टा खोलूंगा। जो पहली बात, उनका जो रहीम राठर जी है, उनका बेटा है, उसका नाम है हिलाल राठर। हिलाल राठर, उनकी बीबी का नॉर्थ कैरोलिना यूएसए अप्रोक ड्राइव में प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा मकान और प्रॉपर्टीज है। ये यूएस की बात कर रहा हूं। अब दुबई की बात करता हूं, उनके अपार्टमेंट्स की बात करता हूं। अपार्टमेंट 3006 एट शोभा हार्टलैंड दुबई, एक। नंबर 2 अपार्टमेंट 2515 इन द नेम ऑफ हिज रिलेटिव। ये सब जो मैं बता रहा हूं रिलायबल सोर्सेज से बता रहा हूं। इन द नेम ऑफ हिज रिलेटिव, शोभा हार्टलैंड दुबई। दूसरा यूनिट नंबर 3802 एट मैजेस्टिक टावर शारजा यूएई। दुबई बैंक अकाउंट नंबर 1053014913201। उनकी इन्वेस्टमेंट्स अल अहाली प्राइड होटल अपार्टमेंट्स, शेख जायद रोड, अल बशरा, अपोजिट शारजा डीजी मेट्रो स्टेशन, नियर मॉल ऑफ द इमिरेट्स, दुबई यूएई। उनकी इन्वेस्टमेंट्स सऊदी ट्रेडिंग इक्विटी फंड एंड मशरिक अल इस्लामिक, ये दुबई। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। सबसे पहले जम्मू की इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लेक्स एट रिद्धि सिद्धि कैनाल रोड जम्मू, 2 मकान तवी विहार सिद्रा, बेनामी 25 कनाल ऑफ जमीन सुंजवा जम्मू। एक मकान जो वो बिल्कुल न्यू लुक जम्मू में गांधीनगर में है, उसके बिल्कुल सामने एक मकान जो राकेश ज्वेलर को भेजा गया। इन्वेस्टमेंट्स इनडायरेक्ट, सिटी स्क्वायर मॉल जम्मू, होटल रेडिसन ब्लू जम्मू, चेन ऑफ होटल्स इन दिल्ली एंड राजस्थान थ्रू सुभाष गुप्ता अलियास सुभाष बलोरिया,
जो एक लेबर थे और आज कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े कद्दावर बिजनेसमैनों में हैं, एक लेबर बिकेम द वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और पीछे किसका पैसा था? मखोटा एक, और पीछे पैसा इन लोगों का। विजयपुर में 100 कनाल जमीन। अब कश्मीर की बात करता हूं। तुगादाज सुगाम चाडूरा एफसीआई राशन डिपो के पास 20 से 22 कनाल जमीन। कचाल वडर नियर बादीपोरा 1500 कनाल से 2000 कनाल जमीन। न्यू हाउस बिल्ट एट बादीपोरा, नया मकान। नागम लेक के पास 20 कनाल जमीन। वैकेंट लैंड अल फारूक कॉलोनी श्रीनगर रावलपोरा। 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन चाडूरा मेन मार्केट। बेनामी इन्वेस्टमेंट तो मैंने बता दिया, जो उनके थ्रू ब्लैक मनी, जो अब पैसे की बात थी, वो कैसे ट्रांसफर होता था कतर और दुबई, उसके बहुत ही करीबी, जो उसका जवाई भी है, डॉक्टर शफी उड़ी और मोहम्मद शफी उड़ी, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे। ये आपस में, इन जो राठौर साहब की बेटी है वो शफी उड़ी के बच्चे, जो मोहम्मद शफी उड़ी, उनके बच्चा शहजाद उड़ी है। तो ये मिलके बंदर बांट होती थी। तो ये बात सिर्फ मुझे आज इसलिए समझानी पड़ी कि मुझे ये पूरा यकीन है, पूरा एनालिसिस समझ आता है, जो मुझे वेल प्लेस्ड सोर्सेस से पता लगता है। 2019 से पहले, आर्टिकल 370 हटने से पहले, इनका डीप पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट और पाकिस्तान नेक्सस था। ये जो ब्लैक मनी और प्रॉपर्टी, सिर्फ क्या हिंदुस्तान ने जो पैसा भेजा उतना ही यूज किया गया, या उसके बगैर जो 5000 करोड़ एक जगह वो लाइजिंग करते रहे थ्रू सुनील गुप्त, सुनील अग्रवाल, वो भी आपको मैं अभी पेपर प्रोवाइड करता हूं। तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ विद द चेन, ही वाज द लाइजिंग ऑफिसर, हिलाद राथर डायरेक्टर लाइजिंग, जो एक सुनील अग्रवाल है, बहुत प्रोमिनेंट हिंदुस्तान के अमंग द टॉप रिचेस्ट लोगों में है। ही वॉज द लाइजिंग ऑफिसर तेलंगाना में, जहां उनका प्रोजेक्ट था 5000 करोड़ के सिर्फ हॉस्पिटल्स। तो मेरी अपील सरकार से, स्पेशली एलजी ऑफिस से है, एलजी मनोज सिन्हा साहब से है, कि वो यहां आए हैं कश्मीरियों की खिदमत करने, कश्मीरियों को इंसाफ दिलाने, हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध जो नेशनलिस्ट है उनको साथ बिल्कुल शाना बशाना कश्मीर को तरक्की की ओर और हिंदुस्तान की ओर ले जाने। तो ये उनका दायित्व बनता है। ये दायित्व सिर्फ एलजी साहब का नहीं, श्रीमान मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, जिनका एजेंडा डेवलपमेंट, पीस और रिकंसिलिएशन है, मैं आपके माध्यम के थ्रू उनसे अपील करता हूं। ये वेल प्लेस सोर्सेज से मुझे पता लगा, और ये सिर्फ मुझे पता नहीं, ये आपके एंटी करप्शन ब्यूरो में भी ये सारे कागज हैं, विजिलेंस में भी हैं, दिल्ली में एजेंसीज के पास भी होगा। जब एक आम आदमी ये सब चट्टा खोल सकता है और जो वेल प्लेस सोर्सेज बता सकते हैं, तो मेरी सिर्फ गुजारिश है कि कहीं ये पैसा पाकिस्तान फंडेड एजेंसीज का तो नहीं, उसमें मिलके बंदर बांट, कहीं ये सिर्फ हिंदुस्तान जो पैसा कश्मीरियों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, तरक्की के लिए, उनकी तामीरात के लिए, उनके हुकूक से तामील के लिए भेजता था, कहीं उसका इस्तेमाल तो नहीं किया गया। तो इस कारण मैं आप मीडिया के थ्रू अपील करूंगा कि फौरन एसआईटी बनाए, चाहे सीबीआई इंक्वायरी हो, सिट हो, या स्टेट की जो अपनी एजेंसीज है उस पर, ताकि आम कश्मीरी जो आज हिंदुस्तान के गीत गाता है उसको और कॉन्फिडेंस मिले कि वो हिंदुस्तान के गीत गाए और हिंदुस्तान और कश्मीर को तरक्की की ओर ले जाएं। द ओनस लाइज ऑन नाउ द एलजी ऑफिस, द ऑनरेबल मनोज सिन्हा साहब एंड श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। संदीप जी, आप ये मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सेपरेटिस्ट लीडरों के साथ ये नेक्सस चला रहे थे यहाँ कश्मीर के अंदर? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा वाक़ा बताऊं। जब उमर साहब नए नए बने 2010, तो उमर साहब के पास एक सेपरेटिस्ट नेता गए, तो वो मैं नाम वो भी बता दूंगा, क्योंकि अब वो भी देखो, ये वेल प्लेस सोर्सेज की बातें होती हैं। अब सब जब एक केस हो गया उसको पहले डिफेंड करें, सबका नाम आएगा, सब पता लगेगा आपको। हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरा चट्टा एक एक करके खोलेंगे, क्योंकि ये फेस करना भी मुश्किल है। अब एक केस हो गया, वो तो हम लॉ में देखेंगे। अब एक एक पीस मील्स में एक ही दिन सारा बम फटेगा तो कैसा हैंडल नहीं कर पाएंगे। देखो, द पांच पोजिशन सवाल, लेकिन हम भी आंसरेबल है, हमें भी अब लोड पड़ गया कि अब आंसर करना है, तो एक पूरा टीम रिक्रूट करना है लॉयर्स का, तो हम वो करेंगे। तो वो उनको बोलता था कि मुझे हुर्रियत ने भेजा, मैं लीडर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो कह रहे थे कि हमें भी थोड़ी पॉलिटिकल स्पेस दे दो। तो ये क्या करते थे, मानिए साल के 12 महीने जब हुकूमत में ये आते थे, तो ये 8 महीने कहते थे हमको पीसफुली काम करने दो ताकि टूरिज्म भी चले, लोगों का कारोबार चले, और 4 महीने आप हालात
خراب کرو تاکہ آپ کی دکان بھی چلے. آئی ایم اے وٹنس, آئی وڈ ویری سون نیم دا پرسن اور قداور سیپریٹسٹ لیڈر اور ان کا سٹوج جو وکیل ہے, جو بار پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہے, میاں کوئم نہیں ہے, وہ میرا دوست ہے تو اس لیے میں نام بھی دوں گا, نذیر رونگا, اور ان کو بھیجا میروائز صاحب نے اور بولا کہ ان کو کہو, کیونکہ آپس میں دوست ہیں اور پبلک میں نہیں مل سکتے, تو بولا تھوڑا سپیس ہم کو بھی دے دو. تو عام کشمیری کو سمجھنا ہے, ہندوستان تو یہاں فنڈ پہ فنڈ بیچتا ہے کہ ترقی, تعمیل, گولڈن کارڈز, پیس, روڈز, ڈیولپمنٹ, اور یہ لوگ سکیموں پہ سکیم لوگوں پہ. آپ دیکھیے 2019 کے بعد ہوا کیا, آرٹیکل 370 ہے کیا؟ آرٹیکل 370 یہ ہے کہ جو قانون پارلیمنٹ پاس کرتا ہے وہ ڈائریکٹلی اپلائی کشمیر میں ہو. مانو گولڈن کارڈ آ گیا, کچھ راشن کارڈ, نیا راشن بڑھ گیا, گیس سبسڈیز, وہ قانون ہو. اور کیا تھا اس میں اور کیا رائٹس تھا. ہاں ایک اور بات, آپ کی جو جنوین ڈیمانڈ ہے کہ جو کشمیری نوجوان ہیں ان کے حقوق جیسے امپلائمنٹ ہو وہ برقرار رکھیے, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اگر کوئی ہندوستان کے لیے کوئی اسکیم آتی ہے پورے ہندوستان کے لیے, مانیے گولڈن کارڈ ہے, یہ پاس ہونا تھا جب تک یہ اسمبلی یہاں نہیں کرتی. آپ کو ڈائریکٹ بینیفیشز ہو گئے. پورا جموں کشمیر آج جو گولڈن کارڈ کے تھرو یو آر انشورڈ فار 5 لاکھ روپیز پر ایئر. تو اگر کوئی کام اچھا نیتا کوئی دلی میں کام کر رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں آپ کیوں اس کو روک رہے ہیں؟ اس کو کام کرنے دیجیے. آپ دیکھیں 2019 کے بعد کتنے پتھر باز جیل میں گئے, کتنے پیلٹ گن سے انجری ہوئی, کتنا کرپشن کم ہوا. آج ایک ایس پی ہو, ایس ایس پی ہو, ڈی آئی جی ہو, آئی جی ہو, دے آر آنسریبل. آپ دیکھیے کل آئی جی صاحب کی بات کی, جو بھی قانون کی پرکریا میں کوئی کام کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں, انٹرنیشنل کے خلاف ہیں. یہی تو ڈیموکریسی ہے. کیا ہم آتنکوادی کا ساتھ دیں, اس کے ساتھ نیکسس کریں, یہ طریقہ ہے؟ تو مین ریجنل پارٹیز کا دکان ہی یہی تھا, لوگوں کو کشمیری پنڈتوں کو بگایا, جو عام کشمیری جو سیاست کا شکار ہوا اس کو مروایا. دوسرے پاکستان یہاں سے حریت جذباتی لڑکوں کو گن اٹھایا, اپنے بچے لندن, دبئی, کہاں نہیں بنوایا, اور عام کشمیری بیچارے کو جذباتی بنا کے مروا دیا. یہ ان کی گاتھا ہے. تو اب آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے, کیا یہ کشمیریوں اور کشمیر کے دوست ہیں, یا دلی جو آپ کو پورا جو بھی طریقہ گڈ گورننس, ڈیولپمنٹ, پیس, گولڈن کارڈز, واٹ ناٹ, سبسڈیز, ان پردھان منتری آواس یوجنا, یہ چاہیے. آج آپ کو ڈیسائسو بننا ہے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کمیشن بنے جو ان سب کرپشن چارجز کا جائزہ لے جو فاروق عبداللہ یا سپریٹسٹ کے بیچ میں؟ دیکھیے کمیشن بنے کمپلیٹ, وہ چاہے مین سٹریم میں ہو, سیپریٹسٹ ہو, کہ کیا نیکسس تھا, کیسے کوئی سختی نہیں کی 2019 کے بعد سرکار نے, کیسے پتھر باز غائب ہو گئے, وہ پتھر باز کہاں گئے, یہ کیا بات ہو گئی, یہ کیا چمتکار ہو گیا. تو یہ کون فنڈ کرتا تھا, یہ کیسے چلتا تھا نظام, یہ لڑکے کہاں چلے گئے, جو ان کو جیل میں بھرا. یہ نیکسس آپ دیکھیے, این آئی کتنا بڑھیا کام کر رہے ہیں, ان کے ریڈوں پہ ریڈوں, اربوں کربوں خربوں پیسے نکل رہے ہیں. تو یہ پیسہ کس کا تھا, یہ کشمیریوں کا حق تھا جس کو انہیں لوٹا اور آپ کو جذباتی بنا کے مار ڈالا. دس از دا پالیٹکس, ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ تو سمپل انگلش فارمولا ہے, ڈیوائڈ کرو, لڑواؤ, مرواؤ اور اپنی کرسی بچاؤ. یہی تو وہ کر رہے ہیں. اور اپنے گھر دبئی, امریکہ, قطر, کہاں نہیں بنوائے. تو اس پہ سنجان لینا چاہیے. دیز آر سیریس ایلیگیشن. کیا یہ صرف ہندوستان نے جو پیسہ بھیجا وہی ہے, کہ یہ پاکستان فنڈڈ, سیپریٹسٹ فنڈڈ, کہیں سے ایجنسی, اتنا پیسہ کہاں سے آیا, ہاؤ کوڈ دے ڈائیورٹ. اور جو آفیسرز اس میں انوالوڈ ہیں, کیونکہ یہ تھرو آفیسرز نکلتا ہے پیسہ, ایک دم نہیں ہو سکتا. تو جو اس میں انوالو ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ پولیس والا ہے, چاہے وہ منتری ہے, سنتری ہے, جو بھی ہے, جس نے کشمیریوں کا استحصال کیا, جو پیسہ دلی سے آیا ان کی بھلائی کے لیے, جس کو ڈائیورٹ کیا لوٹ کھسوٹ میں, انکوائری شوڈ بی ہیلڈ سو دیٹ گلٹی از پنشڈ, اور کشمیر ہندوستان کے گیت گائے, پاکستان کو بالکل نکارے. And this will be only possible جب آپ گڈ گورننس, جو شریمان مودی جی کہتے ہیں گڈ گورننس, دس از دا بیسک لٹمس ٹیسٹ کہ وہ کیا گڈ گورننس کے ساتھ ہم کو گڈ گورننس دکھائیں گے پریکٹیکلی, یا زبانی جنگ چلے گی.